वो उस तरह का दबदबा भी अमेरिका का नहीं है कि उसकी हर नाजायज़ बात मान ली जाए, कबूल कर ली जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही कदम उठाया है हिंदुस्तान की हुकूमत ने, और जो यहाँ भी हुकूमत को पूरी भरपूर एक जिससे हिमायत मिल रही है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी, दूसरी जमातों की तरफ से भी, और मुल्कगीर पैमाने पर, तो कह सकते हैं कि एक ये मुल्क का जज्बा है, ये पब्लिक सेंटिमेंट हुआ है, और उसी के तहत हुकूमत ये सब कार्रवाई कर रही है। नताइज हो सकते हैं कि वो हिंदुस्तान के उसे किसी तरह का सियासी नुकसान भी हो, लेकिन इस तरह की कार्रवाई वजारत खारजा ने की है, हुकूमत हिंद ने की है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। अमेरिका इस पे क्या मौक़िफ़ अख्तियार करता है अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द उसकी तरफ से अफसोस का इजहार किया जाएगा। अभी चूंकि हिंदुस्तान और अमेरिका के वक्त में तकरीबन 12 घंटे का फ़र्क है और अभी वहाँ सुबह होने वाली है, तो मुझे लगता है कि जैसे ही वहाँ सरकारी दफातर खुलेंगे तो अमेरिकी हुकूमत से हम उम्मीद करते हैं कि शायद किसी तरह जी कुर्बान अली साहब, जिस तरह से हमने देखा साबिक में भी हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स जब भी सफर करते हैं अमेरिका का, एयरपोर्ट पर उनके साथ बदतमीजी की जाती है, जबकि वीजा या पासपोर्ट हम कहें डिप्लोमेट होता है, ये देखने के बावजूद भी बदतमीजी की जाती है। अब तो खुद अमेरिका में आपके पास एक हिंदुस्तान का नुमाइंदा है, उसके साथ ऐसी हरकत होती है। क्या वजह है कि हिंदुस्तान ने हमेशा नरमी दिखाई अमेरिकी डिप्लोमेट्स के साथ, हमने अब तक रद्देमल नहीं दिया था? क्या यह हमारी कमजोरी रही जो अमेरिका बार बार इस तरह की चीजें दोहराता है? यकीनन, और ये न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के सिफारतकारों के साथ ये बदसलूकी के वाक़यात हुए हैं, बल्कि एनडीए हुकूमत में जो वज़ीर दिफा थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनके बारे में एक अमेरिकी राइटर ने लिखा कि उनके कपड़े उतरवाए गए, जामा तलाशी ली गई और जॉर्ज फर्नांडिस साहब को बहुत ही रुस्वा किया गया। और इस बात की शिकायत जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उस वक्त हुकूमत से नहीं की, और बाद में स्टॉप टॉलबर्ट जो एक अमरीकी एलची थे, वो जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने इस बात को कहा कि साहब जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उनसे इस किस्म के बदसलूकी की शिकायत की है। तो ये बहुत आम है कि लोग जो हैं उनको ये समझ में आता है कि वो किसी भी तरह की बदसलूकी कर लें, वो उसके लिए आज़ाद हैं, और उनके साथ किसी तरह की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ किसी किस्म का बद अखलाकी काम नहीं होना चाहिए। और यहाँ हिंदुस्तान में बहुत ज़माने से मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ अमरीकी सिफारत खाना है, उसके आसपास की सड़क पर अमरीकी सिफारत खाने का जो अमला है उसने कब्जा किया हुआ है। आज हिंदुस्तानी हुकूमत ने उस सड़क को भी उनके एक तरह से कहें तो कब्जे से आज़ाद कराया है, और अब वहाँ आम लोग जा सकते हैं। तो वो इस तरह का हरकत करते हैं, वो अपने यहाँ तो जो चाहते हैं वो करते ही हैं, दूसरे मुल्क में जाने के बाद भी यहाँ भी उनका जो बर्ताव रहता है वो बहुत अच्छा नहीं रहता। और उसकी वजह यह है कि जो अभी तक हुकूमतें रही हैं वो कभी भी इस पर एहतजाज नहीं करती। नतीजा ये है कि उनके हौसले और बुलंद होते चले जाते हैं। कई मुल्कों में तो उन्होंने गासिबाना कब्जा किया हुआ है, तमाम इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियां बिखेर करके, जिस तरह से उन्होंने इराक पर हमला किया, जिस तरह से उन्होंने अभी अफगानिस्तान में है और भी कई जगहों पर, तो वो अपने आप को ये समझते हैं कि शायद उन्हें पूरी दुनिया का पुलिस वाला वो जिसके साथ जिस तरह से चाहें सलूकी और बदसलूकी करें। जी कुर्बान साहब, हमने साबिक में भी देखा है किसी मुल्क पर दबाव बनाना हो सिफारती सतह पर या दीगर सतह पर, हाल ही में हम ईरान की एक मिसाल ले सकते हैं। ईरान से तेल की खरीदी के मामले पर हिंदुस्तान पर इतना दबाव बनाया गया कि हिंदुस्तान ने तेल बहुत कम ईरान से खरीद की है। इस पर काफी दबाव पड़ा और ईरान पर भी काफी दबाव पड़ा। अमेरिका जब चाहता है दीगर ममालिक पर दबाव डालने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करता है। हिंदुस्तान हमेशा लब्बैक कहता रहा, लेकिन हिंदुस्तान को यह भी माना जा रहा है कि एक बड़ा मुल्क है, तरक्की कर रहा है, उसकी अपनी अहमियत है हिंदुस्तान की बेशक, लेकिन हिंदुस्तान को इतनी छोटी निगाह से अमेरिका क्यों देख रहा है? क्या है एहसास कराने की जरूरत है हिंदुस्तान को, दीगर ममालिक को भी? देखिए, जो हुकूमतें अपने तरीके से काम करती हैं और वो एहतजाज करती हैं, तो तब उन हालात में अमेरिका की नहीं हो पाती। अभी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि
जब हिलरी क्लिंटन साहिबा वजीर खारजा थी अमेरिका की, वो आई हिंदुस्तान को और वो यहाँ ये हिदायत दे के गई कि साहब आप ईरान के साथ तेल ना इंपोर्ट करें। अब बताइए ये अमेरिका कहने वाला कौन होता है, जबकि ईरान के साथ तेल खरीदने में हमें डॉलर भी नहीं देना पड़ता, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी हमारा बचता है, और दूसरा ये कि ईरान उसके एवज में कुछ दूसरी अशिया हमसे लेता है। लेकिन हिलरी क्लिंटन साहिबा फरमा गई, हिंदुस्तान ने उसे खंदा पेशानी से कबूल कर लिया। लेकिन एनडीए की हुकूमत जब अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, अभी ये बात सामने आई है कि जब इराक में अमरीकी जंग चल रही थी, उस वक्त में अमेरिका ने कहा था कि हिंदुस्तान अपनी फौजें भेजे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने, खबर यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो थीं उस वक्त, कम्युनिस्ट बाएं बाजू की जमातें, उनके लीडरान को बुलाया और कहा कि साहब आप लोग ये इराक पे अमरीकी हमले के खिलाफ कोई एहतजाज क्यों नहीं कर रहे। तो उस वक्त के लीडर हरकिशन सिंह सुरजीत और ए.बी. बर्दन साहब ने कहा कि नहीं, हम लोग काफी मुल्कीर पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। तो वाजपेयी साहब ने हैरत का इजहार किया और कहा कि साहब वो नजर क्यों नहीं आ रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आखिर दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, पसंद नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो ये हुआ। लेकिन उसके पहले आप अगर देखें कि जब चंद्रशेखर हुकूमत थी, इराक में रही थी, इराक के खिलाफ अमरीकी, और उस वक्त में हिंदुस्तान में और उनकी रिफ्यूलिंग हुई थी, उन्हें यहाँ ईंधन दिया गया था। तो ये इस पर मुनहसर करता है कि कौन बहीख्वाह है और फैसले लेता है। और यही वजह रही है कि कुछ हुकूमतों का रवैया नरम रहा। जिस तरीके से ईरान 5 साल पहले हिंदुस्तान ने एक इंटरनेशनल बिरादरी में वोट किया था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी जी, के चलते किया गया। आज ईरान से दोस्ती कर रहा है और अपने तमाम मामला दुरुस्त कर रहा है, तो अब वो हिंदुस्तान से भी कह रहा है कि साहब आप भी अपने मामला दुरुस्त कर लीजिए और आपको भी जो फायदा लेना को ले लीजिए। अब गैस पाइपलाइन की भी बात हो रही है, अब ये तेल की भी बात हो रही है कि वहां से पेट्रोल और डीजल लिया जाए। तो ये एक सावरेन हुकूमत जो खुद मुख्तार हुकूमतें होती हैं, उनके फैसले किसी दूसरी हुकूमत पर नहीं होते। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान के साथ ऐसा है कि हमने जो एक न्यूक्लियाई समझौता, जिसके लिए मनमोहन सिंह साहब ने अपनी सरकार को भी दांव पे लगा दिया था, उसके बाद से कुछ हालात इस तरह से बने हुए रहे कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने अमेरिकी हुकूमत के सामने हमेशा सरेंडर किया। जी, सिफारती सतह पर जहां तक हम दीवानी की बात करें, ये मामला अगर हल होता है तो ठीक है, नहीं तो ये बात कहां तक जा सकती है अगर एक दो बड़े ममालिक के बीच नहीं बनती है तो? मुझे लगता है कि अमेरिका मानता है कि कम है, क्योंकि वो अब इसकी नजाकत को समझेगा, क्योंकि पूरी दुनिया भर में अब उस लगातार कमजोर होती चली जा रही है और उसके जो इक्तिसादी हालात हैं वो उसे कई ऐसे फैसले लेने पर रहे हैं जो आमतौर पर वो नहीं करता था। ये है कि 2-4 दिन में ये मसला हल, ये अगर अमेरिकी हुकूमत और उसके जो खुदा करे कि अप्लाई, और अगर वैसा नहीं हुआ तो यकीनन फिर इसकी का जो दूसरा मरहला होगा वो सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मामला हो सकता है जी, जो आज तक नहीं हुए। आजाद हिंदुस्तान की हुकूमत ने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया अमेरिका के साथ में। पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के साथ में इस तरह की चीजें होती रही हैं, लेकिन फिर दूसरा कदम यही होगा कि हिंदुस्तान अपने जो भी सफीर हैं अमेरिका में उन्हें वापस बुला ले और यहाँ जो अमेरिकी सफीर हैं उन्हें वापस उनके मुल्क भेज दे। लेकिन ये इस पर स्टेक्स इतने हाई हैं, यानी इतना महंगा सौदा साबित होगा ये दोनों मुल्कों के लिए कि मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों की हुकूमतें इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने फिल वक्त जो कदम उठाया है वो काबिल सताइश है और उसकी भरपूर हिमायत होनी चाहिए। जी, शुक्रिया कुर्बान अली साहब इस पूरी तफसीली गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे थे दिल्ली स्टूडियो से जनाब कुर्बान अली साहब
तफसीली गुफ्तगू इस पर कर रहे थे। जिस तरह से हुकूमत का रवैया रहा है वो काबिल सताइश है। हुकूमत ने बर वक्त ये मामला किया है। जिस तरह से दीवानी के मामले में एक डिप्लोमेट है, ऐसी बेइज्जती और बदसलूकी नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तानी डिप्लोमेट के साथ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए। अब आप इस महीने की बढ़ाई गई 17 तारीख तक अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। बने भागीदार देश की प्रगति में। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लोकपाल बिल की मुखालफत करते हुए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। लोकपाल बिल पर बहस शुरू होने से कबल समाजवादी पार्टी रुकन राम गोपाल यादव ने लोकपाल को मुल्क के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि यह तस्वुर गलत है कि लोकपाल ईमानदार है और बाकी सब लोग बदउनवान है। ये मान के चल रहे हैं कि हर नेता बेईमान है, लोकपाल ईमानदार है और सारे के सारे लोग ईमानदार हैं। सारे के सारे लोग बेईमान हैं, लोकपाल केवल ईमानदार है। लोकपाल आएगा कहां से? लोकपाल कौन है? ये जजेस का भी नाम लिए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस ये होंगे। अभी जजेस का मामला आया कि नहीं आया? मामला सामने। ये लोकपाल होंगे, ये लोकपाल होंगे जो जनता की सेवा रात दिन करते हैं, जो आधी रात में भी दरवाजा खटखटाता है, कोई कष्ट में होता है आदमी, तो ये पॉलिटिकल लोग बैठे हुए लोग उसकी मदद करते हैं। वे सब बेईमान हैं और बेईमानदार हैं, जो किसी से कभी मिलेंगे नहीं। अगर मिलने के लिए टाइम ले तो कहेंगे अब पूजा कर रहे हैं, अब ऑफिस चले गए हैं, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद लोकपाल बन जाएंगे और आपकी जांच करेंगे। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप इस मामले पर पुनर्विचार करें। ये देश के हित में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मसलों पर जब निर्णय नहीं हो सकेगा, अनिर्णय की स्थिति में देश होगा, तो वो देश के हित में नहीं होगा। कई बार प्रधानमंत्री को तात्कालिक देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में तत्काल निर्णय लेना पड़ सकता है। इस पर भी क्वेश्चन उठेगा, इस पर भी जांचें होंगी।
तो ये देश के हित में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें और इस लोकपाल को और भाई ये रुख करते हैं दिल्ली का। लोकपाल बिल पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ दिल्ली अशीत कुणाल से। अशीत, पार्लियामेंट में क्या कुछ हो रहा है? लोकपाल बिल या कम्युनल्स बिल की हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी जो हमेशा यूपी के साथ खड़ी है किसी न किसी बहाने से, इस बार अपना रास्ता अलग किए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जिलानी, एकदम इस वक्त संसद में राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पर चर्चा हो रही है और अब से थोड़ी देर में लोकपाल विधेयक पारित हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जैसा आपने कहा, समाजवादी पार्टी इसका जरूर विरोध कर रही है। दो ही राजनीतिक दल हैं जो लोकपाल बिल का इन प्रिंसिपल विरोध कर रहे हैं। लोकपाल के गठन का विरोध है वो समाजवादी पार्टी और दूसरी शिवसेना। तो समाजवादी पार्टी जाहिर तौर पर उन्होंने अपना आज भी विरोध जताया था, मगर सुबह मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनसे रिक्वेस्ट किया था और एक फॉर्मूला वर्कआउट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी को सबसे पहले बोलने का मौका दिया जाएगा इस बिल के ऊपर और उसके बाद वो अपना विरोध जताते हुए वॉकआउट कर जाएंगे ताकि जो रास्ता है वो साफ हो जाए बिल के पास होने का। और ऐसा ही हुआ। राज्यसभा की जब कार्रवाई 12 बजे शुरू हुई, एक बार स्थगित होने के बाद तो रामगोपाल यादव को बोलने के लिए कहा गया। रामगोपाल यादव ने अपनी आपत्ति जताई लोकपाल विधेयक पर, साथ ही कहा कि ये देश हित में नहीं है और तमाम जो उसके विरोध है उनका किन मुद्दों पर लोकपाल के गठन को लेकर उन्होंने सामने रखा और उसके बाद कहा कि वो इस पाप के भागीदार नहीं बन सकते हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी बहिष्कार कर रही है। तो वॉकआउट करके समाजवादी पार्टी के वॉकआउट करने के बाद रास्ता साफ हो गया था और पूरे दिन आज लोकपाल पे चर्चा हो रही राज्यसभा में। उम्मीद की जा रही है क्योंकि अब कोई विरोध नहीं है, तमाम दल एक मत है। अब जो बाकी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, तमाम दल अब इस मुद्दे पर एक राय हैं। ऐसे में से वॉइस वोट से राज्यसभा में आज लोकपाल बिल पारित हो जाएगा और फिर इसे कल लोकसभा में आना है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है उनकी तरफ से बताया गया कि कल लोकसभा में चर्चा के लिए लोकपाल बिल को लिस्टेड किया गया है। तो कल लोकसभा में ये बिल आएगा और कल पारित होने के बाद कहीं न कहीं जो पिछले 40-50 सालों से लोकपाल पे चर्चा हो रही है, लगभग दर्जन भर के बार ये संसद में पेश हो चुका है लोकपाल, मगर आज तक पारित नहीं हो पाया आजादी के बाद। तो कहीं न कहीं रास्ता इस बार साफ होता हुआ दिख रहा है। जिलानी, एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव और एक बहुत महत्वपूर्ण एक चेंज जाहिर तौर पर होगा। जिस तरीके से लोकपाल का जो विधेयक है वो संसद में पारित होता हुआ दिख रहा है। राज्यसभा से इसके आज पारित हो जाने की उम्मीद है, पास हो जाने की, और कल लोकसभा में इसको पास होने की तैयारी की जा रही है। तो जाहिर तौर पर लोकपाल का रास्ता अब साफ हो गया हुआ है लगभग। जी, कम्युनल वायलेंस बिल को लेकर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, यूनियन कैबिनेट की, और उसमें कम्युनल वायलेंस बिल का जो नया ड्राफ्ट है बिल है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था। और उसके बाद कल शाम होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने ये बताया था कि बिल संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही थी कि आज ही लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा, मगर आज हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई। ऐसे में आज ये बिल पेश नहीं किया जा सका है। कल चूंकि लोकसभा में लोकपाल बिल पर चर्चा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 दिनों के भीतर कम्युनल वायलेंस बिल जो है उसको संसद में पेश किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखना ये होगा कि क्या ये बिल पास हो पाता है या नहीं इस सत्र में। इतना जरूर है कि ये बिल इसी सत्र में पेश किया जाएगा, ये तय है। मगर इतना समय नहीं बचा है इस सत्र में, चूंकि 20 तारीख तक ये सेशन चलना है और जैसा हमने कहा, अभी पहले लोकपाल पारित होना है और उसके बाद ये बिल टेकअप हो पाता है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इस पे नजरें लगी होंगी क्योंकि अगर इस सेशन में ये बिल नहीं पास हो पाता है तो जाहिर तौर पर ये अंतिम सेशन है। इसके बाद केवल 4-5 दिनों के लिए वोट ऑन अकाउंट के लिए फरवरी में सेशन बुलाया जाएगा, वहां कोई और लेजिस्लेचर पास नहीं हो पाएगा। तो कहीं न कहीं ये बिल पास नहीं हो पाएगा, संसद से कानूनी रूप नहीं ले पाएगा, तो एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे ही बना रह जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है जिलानी की ये संसद में सरकार केवल बिल पेश करती है या पास कराती है। जी, अगर लोकपाल बिल पास होता है तो जिस तरह से सरकार पर इल्जामात लग रहे थे, अब तक इस पर कोई मामला नहीं हो रहा था, इलेक्शन भी सामने है, तो सरकार की एक बड़ी कामयाबी इसको माना जाएगा। कुछ तब्दीलियों की बात भी बीजेपी की तरफ से हो रही थी, तो क्या वो अभी बाकी रहेंगी आगे चल के? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो लोकपाल बिल का जो ड्राफ्ट है वो रिवाइज्ड है। इससे पहले जो यूपीए सरकार की तरफ से ही 2011 दिसंबर में बिल पेश किया गया था लोकपाल पर, जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था। उसके बाद आपको याद होगा
पहली बार जो अन्ना ने आंदोलन किया था और उसके बाद सरकार लोकपाल लेकर आई थी, जो संसद में लोकसभा से पारित भी हो गया था मगर राज्यसभा में उसे मंजूरी नहीं मिली थी। उस बिल में और नए बिल में काफी बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले तो यह है कि जो लोकपाल का दायरा है उसमें प्रधानमंत्री अब शामिल है। इसके अलावा सीबीआई की जो पावर्स है, सीबीआई का इस्तेमाल लोकपाल कर सकती है। इसके अलावा जो लोकपाल की नियुक्ति किस तरीके से हो वो काफी इंडिपेंडेंट की गई है। पहले सरकार की तरफ ज्यादा झुका हुआ था, जो लोकपाल की नियुक्ति थी वो सरकार का दबदबा था वो कम करके उसे न्यूट्रल किया गया है जी। और इसके अलावा कई बदलाव किए गए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा और एक पहले से जैसा बताया जा रहा है, ये बिल पहले से बहुत ज्यादा सशक्त बिल है, काफी स्ट्रॉन्ग लोकपाल है। दूसरी अहम बात है पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। जाहिर तौर पर इसके श्रेय लेने के लिए पहले से ही राहुल गांधी को पार्टी ने आगे कर दिया है। राहुल गांधी जो अमूमन कम मुद्दों पे बोलते हैं, लोकपाल मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3-4 दिन पहले और अन्ना हजारे की तरफ से उन्हें चिट्ठी भी दे दी गई है। तो जाहिर तौर पर इसके जो पॉलिटिकल फायदे हैं उसके लिए भी कोशिश की जा रही है अपने अपने लेवल पे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्ना हजारे हो, सब इसका श्रेय लेने के लिए अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जी, बीजेपी के अरुण जेटली ने जिस तरह से कहा था कि मौजूदा लोकपाल में सुधार की गुंजाइश है और तजुर्बात की बुनियाद पर आगे सुधार लेंगे इसको, तो अभी भी कुछ खटक रहा है बीजेपी को इसमें? देखिए, 2-3 पॉइंट्स इसमें है जिसको लेकर अरुण जेटली ने आपत्ति जताई थी जिलानी, और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो। एक तो ये कि जब भी कोई कंप्लेन किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई कंप्लेन मिलता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो सरकार ने ये प्रावधान रखा है कि जांच शुरू होने से पहले उस अधिकारी से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद जांच शुरू की जाएगी, ताकि ऐसा न हो कि कोई फ्रिवलेस आरोप लगा दे सीधे, किसी से किसी की अदावत है, दुश्मनी है और वो सीधे लोकपाल में कंप्लेन डाल दे कि ये मुझसे पैसे मांग रहा है। तो इस तरीके के जो फ्रिवलेस आरोप है ये शुरू के लेवल में ही इनकी जांच हो जाए, इसके लिए एक प्रावधान सरकार ने ये किया था। जो भी सरकारी कर्मचारी पे आरोप लगेगा किसी भी नेता पे या अधिकारी पे, तो लोकायुक्त या लोकपाल जो है पहले उससे प्राइमरी पूछताछ करेगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। प्राइमरी फेसिया उसको लगता है जो आरोप लगाए गए हैं उसमें दम है तो फिर जांच शुरू होगी, वरना जांच नहीं शुरू होगी। अरुण जेटली का ये कहना था कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां जरूरी नहीं है कि आपको उस अधिकारी को या कर्मचारी को बुला के पूछताछ की जाए, जैसे कहीं छापा मारना है या फिर आपको पता चला कि कहीं किसी जगह कोई अधिकारी या नेता पैसा लेने वाला है। ऐसे में अगर आप इंतजार करेंगे उससे पूछताछ करने के बाद जांच शुरू करने का, तो फिर पूरा मकसद खत्म हो जाएगा। तो उनका कहना था एक प्रावधान आप ये रखिए कि अगर आपके पास जरूरी एविडेंस है, आपको पता है कोई आदमी कहीं आज पैसे ले रहा है या घूस ले रहा है, तो आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है, नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे छापा मार सकते हैं। एक टेक्निकल पॉइंट था जो रखा गया, सरकार ने भी कहा है कि इस मुद्दे पे वो बात करेगी। अभी कुल मिलाकर कहा जाए तो उम्मीद बन रही है कि ये पारित हो जाएगा कल, उम्मीद नजर आ रही है। अशित कुणाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दिल्ली से अशित कुणाल, तफसीलात दे रहे थे लोकपाल बिल, जहां तक राज्यसभा में इस पर आज हो सकता है, उम्मीद है कि पास हो जाए और कल लोकसभा में इसको पेश किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी लीडर नरेश अग्रवाल ने इल्जाम लगाया है कि अन्ना हजारे और कांग्रेस के दरमियान लोकपाल बिल के सिलसिले में अंदरखाना समझौता हो चुका है। नरेश अग्रवाल ने मजीद कहा कि सिर्फ लोकपाल मुकर्रर होने से कुछ नहीं होगा। तो पूरी तरीके से अन्ना हजारे और कांग्रेस के बीच की डील है, जो एक बहुत पहले अंदरूनी रूप से तय हो गई थी। उस डील के तहत अन्ना और कांग्रेस एक हो गए हैं। लोकसभा में आज कोई कामकाज नहीं हो सका। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी अरकान ने फर्कावाना फसाद मुखालिफ बिल के खिलाफ एहतजाज किया। स्पीकर मीरा कुमार ने कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया था। कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर तेलंगाना समेत कई मामलों पर हंगामाराई हुई, जिसे देखते हुए कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी ने फर्कावाना फसाद मुखालिफ बिल की पार्लियामेंट में जोरदार मुखालफत करने का फैसला किया है। बीजेपी पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग में पार्लियामेंट के अंदर अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर गौर किया गया। मीटिंग के बाद तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक सियासत की खातिर जल्दबाजी में इस बिल को पास कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालफत करेगी। मुद्दों पर हड़बड़ी में एक भारत सरकार जिसका जाना तय है, जिसकी इतनी शर्मनाक हार हुई है, वो इस तरह के बिल को लाने की कोशिश कर रही है सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इसका हम जबरदस्त विरोध करते हैं। ये वही सरकार है जो मुजफ्फरपुर के दंगों पर शांत रहती है,
वहां बच्चे रिलीफ कैंप में मर रहे हैं और ये सरकार अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार को एक एडवाइजरी भी नहीं भेजती है और हड़बड़ी में इस तरह के बिल को लाने की कोशिश कर रही है। इसका हम पूरा विरोध करेंगे। आरएसएस लीडर राम माधव ने भी इंसदाद फरकाना फसाद बिल की मुखालफत करते हुए इससे वोट बैंक की सियासत से ताबिर किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल को नई हुकूमत के लिए छोड़ देना चाहिए। बैलेंस बिल पर जो भी चर्चा हो वो अगले सरकार के लिए छोड़ना चाहिए। यह सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते बार बार उस बिल को लाने का गलत प्रयास कर रही है। वह बिल इस देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने के बजाय उसके स्थान पर सांप्रदायिक विद्वेष और बढ़ाएगा और फैलाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि इस समय उस प्रकार के बिल को लाने का कोई कारण नहीं है। राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब ने फिरकाना फसाद बिल की तायद तो की है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि कानून इसी वक्त मौसर होते हैं जब किसी बुराई के खात्मे के लिए कुव्वत इरादी हो। कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आपका समाज क्या बना रहा है। आप ये दिलों से नफरत निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। कानून से नफरत नहीं निकलती, कानून से नफरत नहीं निकलती। एक फौज का आदमी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, जनरल, जब रिटायर होता है तो मोदी के साथ जाके बैठता है। एक होम सेक्रेटरी जब रिटायर होता है तो बीजेपी के साथ बैठता है। मान सकता है उसकी कहां से कहां गई हुई है। इस पर गौर करने की जरूरत है। आप समाज बदलना चाहते हैं या बिल लाना चाहते हैं, बिल ले आइए, वेलकम है, हम लोग खुश हैं। हमने वादा भी किया था और डिमांड भी की थी, लेकिन विल नहीं है। और अगर समाज बदलना है तो विल लानी पड़ेगी। बांग्लादेश की मुतनाज़ा मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन को सुप्रीम कोर्ट से कदर राहत मिली है। ट्वीट मामले से मुताल्लिक एफआईआर को खारिज कराने के लिए तस्लीमा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीमा नसरीन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को फिलहाल तस्लीमा के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा है। अदालत ने एफआईआर खारिज करने की तस्लीमा की अर्जी पर उत्तर प्रदेश हुकूमत से जवाब भी मांगा है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह बरेली के मौलाना तौक़ीर रज़ा और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को लेकर मुतनाज़ा ट्वीट मामले में तस्लीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तस्लीमा के वकील ने कहा कि इब्तिदाई जांच पड़ताल के बगैर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अर्जी में कहा गया कि जिस शख्स ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है वो उसके सर पर 5 लाख का इनाम रखा है। एफआईआर उसी ने दर्ज कराई है। कुलगेट घोटाले में मुबैना तौर पर फंसे अफसरशाहों के लिए बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मरकजी हुकूमत की इजाजत की जरूरत नहीं है। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन घोटालों की जांच अदालतों की निगरानी में हो रही है, अगर इनमें ब्यूरोक्रेट फंसे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सीबीआई को सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये बड़ा अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, जो कि बहुत थोड़े होते हैं, जैसे 2G था या ये कोलगेट है, 2-4 ही होते हैं, कम से कम उसमें जब कोई भी जांच संस्था इन्वेस्टिगेशन करती है, खासकर सीबीआई, तो उसको सरकार की परमिशन इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। आज तक हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि नहीं हमारी तो सीबीआई स्वतंत्र है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, अगर जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर कोई अफसर है, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उन्होंने कमाल फारूकी को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने टीवी चैनलों से कहा है कि वो मबाहिस में कमाल फारूकी को मदऊ करने के मौके पर पार्टी का नाम इस्तेमाल न करे। एसपी के जनरल सेक्रेटरी रामगोपाल यादव ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि आज ये बात वाज़ेह कर दी कि अब कमाल फारूकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। बेंगलुरु में एटीएम के अंदर खातून पर जानलेवा हमला करने वाला शख्स अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
पुलिस ने इसके बारे में खबर देने वाले के लिए इनाम की रकम 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 200 अहलकारों पर मुश्तमिल कई टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस कमिश्नर रघुवेंद्र औरादकर की जानिब से जारी बयान में अवाम से हमलावर की